हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पलक द पाथ फाइंडर। और आज हम अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के रिगार्डिंग, जिसमें आप पढ़ेंगे कि इसके बारे में न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको न्यूक्लियस के बारे में दोबारा याद दिलवाती हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के अंदर। और उस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर कौन रहेगा भाई? न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहेगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस किस के बीच में लगता है। भाई अगर न्यूक्लियस में है तो फोर्स लगेगा न्यूक्लियस के अंदर रहने वालों के बीच में। और ये वैलिड है किसके लिए? इट इज वैलिड ओनली फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये वैलिड होता है केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। और आपने एक चीज़ पढ़ी थी, इसका रेडियस कितना था? 10⁻⁻15 मीटर। इसका हमारा रेडियस कितना था न्यूक्लियस का? 10⁻⁻15 मीटर। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है। जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है। किन किन के बीच में लगेगा ये देख लो आप। ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक ही प्रोटॉन हो और एक ही न्यूट्रॉन हो। तो ये जो फोर्स है हमारा प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। क्वेश्चन आ सकता है ये किसके बीच में लगेगा? जो हमारा फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, वैलिड किसके लिए है? किसके लिए है वैलिड? कहाँ लगेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे लगेगा। कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज का फोर्स है। कितनी रेडियस है? 10⁻⁻15। अब इतना कम है इसीलिए तो शॉर्ट रेंज का है। और जितना ज़्यादा रेंज कम होगी उतना ही फोर्स क्या होगा? स्ट्रोंगेस्ट होगा। हमारा फोर्स कैसा होगा? स्ट्रोंगेस्ट होगा। अब देखा होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सन के लिए, अर्थ के लिए, मून के लिए, इन पे लगता है। जिनका मास बहुत ज़्यादा क्या होता है? हैवी। अब दो ऑब्जेक्ट ले लो बिल्कुल पास पास, जिनका मास बहुत ही कम है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? क्योंकि उनका मास बहुत ही कम है। ठीक है। स्ट्रोंगेस्ट फोर्स कौन होगा? हमारा न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा नेचर में स्ट्रोंगेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है। सबसे ज़्यादा वीक फोर्स कौन होता है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। ये हमारा बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है। इसके बाद हम इसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि दे आर वेरी शॉर्ट रेंजिंग फोर्सेस। इनकी जो रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है। इनकी रेंज क्या होती है भाई? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए। 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। ठीक है। कहीं कहीं आपको 10⁻⁻14 भी मिल जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी हमारी किसके लिए? 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दे आर वेरी शॉर्ट रेंजिंग फोर्सेस। दे आर वेरी शॉर्ट रेंजिंग फोर्सेस। इनका जो फोर्स है बहुत ही, जो बहुत पास पास रहते हैं, जिनकी रेंज बहुत ही कम है, उनके बीच में लगता है। कितने डिस्टेंस तक? 10⁻⁻15 मीटर तक, यानी 1 फर्मी तक भी आप बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट देखिए, दे आर मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट इन न्यूक्लियर रेंजेस। अब नेचर के अंदर जितने भी फोर्स हैं उनमें सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स हमारा कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है। उसकी जो स्ट्रेंथ होगी बिकम्स ज़ीरो। इस बात से आप क्या समझ रहे हैं? अगर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो कैसे हो जाएगी? अब न्यूक्लियस रहता है हमारा 10⁻⁻15 मीटर के अंदर। अगर इसकी रेंज को कम कर दोगे, अगर ये अपने एरिया से बाहर निकल जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी? जो पावर है बिल्कुल ख़त्म। ये वैलिड नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है सब, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। अगर वो हमारा इस रेंज से बाहर चला जाता है तो बिकम ज़ीरो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻
12 मीटर तक। बात समझ में आई? वो क्या कहना चाह रहा है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर रेंजेस का हमारा तब तक है जब तक कि इसकी स्ट्रेंथ क्या हो, 10⁻⁻15 मीटर हो। अगर ये अपने दायरे में रहेगा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, उसके बाहर जाते ही क्या हो जाएगा, बिकम्स जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्ट्रेंथ की बात आ गई, आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस न्यूक्लियर फोर्सेस। हमारे 4 टाइप के फोर्स है नेचर में, आपने पढ़े होंगे। एफ न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर फोर्स है। ईएम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए। जो ईएम है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। उसके बाद जो थर्ड टाइप का फोर्स आता है वो है हमारा वीक फोर्स। और लास्ट जो अभी हम पढ़ के आए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। नेचर का सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पे लगने वाला फोर्स है भाई ये, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अवेलेबल होता है। 2 बातें पढ़िए, बीच वालों को भूल जाओ। एफ न्यूक्लियर और ग्रेविटेशन की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है हमारा नेचर में कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। रेंज क्या है, बहुत ही कम। सबसे ज़्यादा वीक फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन एप्लीकेबल होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। अगर रेंज की बात आ जाए भाई तो 10⁻39 न्यूक्लियर के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻36, वीक की 10⁻33 और ग्रेविटेशन है 1। तो आप रेशो सोच के देखो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1 है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 आ रहा है और ये 10⁻39 है तो कितने टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया उससे। तो नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की अगर बात की जाए तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा हुआ, न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा वीक फोर्स कौन सा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके लिए एप्लीकेबल है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। और हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किसके लिए है, सबसे पहले पॉइंट में पढ़ के आए हो आप, जो शॉर्ट रेंजेस होती हैं उनके लिए। ये हमारी रेंज हो जाएगी भाई, अगर कोई क्वेश्चन इस पे पूछता है तो ये हमारी इनकी आपस में रेशो हो जाएंगे फोर्सेस के रिगार्डिंग। इसी रिगार्डिंग में एफ न्यूक्लियर 10⁻39, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻36, वीक फोर्स 10⁻33 और ग्रेविटेशन है हमारा रेशो 1 के साथ। उसके बाद देखिए जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। सबसे बढ़िया बात कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है और वो अलाइक है वेरियस न्यूक्लियॉन्स के लिए। कैसे, क्या कहना चाहता है इस पॉइंट से, भाई चार्ज इंडिपेंडेंट है। अगर ये चार्ज डिपेंडेंट होता तो किस किस पे लगता है, पहली बात तो ये देख लो, प्रोटॉन प्रोटॉन पे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे। अगर चार्ज डिपेंडेंट होता तो सबसे ज़्यादा तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगता। सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लगता, प्रोटॉन प्रोटॉन पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज क्या है, होता ही नहीं। न्यूट्रॉन क्या है हमारा, न्यूट्रल, और इस पे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर ये चार्ज डिपेंडेंट होता, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता, तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लगाते हम, प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगता। उसके बाद हम कहते हैं भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगा देते, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे तो नहीं लगता। लेकिन ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, यही कह रहा है ना कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं हमारे वो क्या हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट है तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला मास, सॉरी चार्ज, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स की बात हम नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं। यहाँ हम इनके रेशो के बारे में देखते हैं, ठीक है। अगर इनके बीच में रेशो पूछ ली जाए, अब हम कह रहे हैं कि चार्ज डिपेंडेंट तो है नहीं, तो इनके बीच में जो रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 1:1:1, बिकॉज जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो क्या हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट है। एक और बात यहाँ से, ये अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है भाई। इसकी जो नेचर है वो कैसी है, अट्रैक्टिव नेचर है।
ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, यानी इसको ये मतलब नहीं है कि प्रोटॉन न्यू कहेगा मैं न्यूट्रॉन के साथ नहीं रहूँगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है साथ साथ रहते हैं, दे एक्ट अलाइक बिटवीन वेरियस न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों क्या हैं, मिल बांट के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इसीलिए इनके बीच में, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियन, न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा इक्वल रहेगा, टोटल फोर्स जो भी आएगा हमेशा इक्वल रहेगा। ऊपर वाले पॉइंट पे आप ये बात अभी अभी पढ़ के आए हो क्या, कि इन सबके बीच की जो रेशो होगी, प्रोटॉन प्रोटॉन की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की, वो हमारी क्या रहेगी भाई, 1:1:1। इसका मतलब क्या है, उन पे लगने वाला जो फोर्स है, न्यूक्लियन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल, ठीक है। फोर्स जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा वो इक्विवेलेंट होगा फोर्स जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगा है, और फोर्स जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगा है हमेशा क्या होगा, इक्वल फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने दो बातें देखी, क्या पहले पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमारा चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, उन सबके बीच की रेशो हमारी क्या आएगी, 1:1:1, और जो नेट फोर्स होगा उन सभी के बीच में वो हमारा क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। अब देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो नॉन सेंट्रल है, तो यहाँ से आप सेकंड पॉइंट को हम फिर देखते हैं, भाई ये लगेगा किसके बीच में, भाई प्रोटॉन प्रोटॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, है ना, इनके बीच में है, तो क्या ये सेंटर में है, तो क्या सेंट्रल फोर्स हो जाएगा, भाई अगर ये सेंटर में है एटम के तो क्या ये सेंट्रल फोर्स हो जाएगा, नहीं, न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल है, बिकॉज जो ये 1/r वाला है रेशो उसको फॉलो नहीं करता, उसको ओबे नहीं करता, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, नॉन सेंट्रल फोर्स है। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स की किस पे डिपेंड करता है, कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन को कैसे रखा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैसे रख रहे हो, न्यूट्रॉन को, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को कैसे रखा है, उनकी स्पिन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नॉन सेंट्रल फोर्स है, और जो हमारा ओरिएंटेशन होगा इन न्यूक्लियॉन्स के बीच का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी तक जो हमने पढ़ी वो हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस की थी। क्या था न्यूक्लियर फोर्सेस में, अभी क्या पढ़ के आए हो आप, कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किस किस के बीच में लगता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, ठीक है। अब आ जाइए मास डिफेक्ट पे। मास डिफेक्ट है क्या भाई, अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जिसको मिला के हमारा न्यूक्लियस बनेगा, है ना, जिसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर है। अब आपको बोल दिया जाए भाई सुबह से लेके शाम तक एक रूम में बैठना है और फ़ोन भी नहीं मिलेगा आपको, आपका फ़ोन लेके तो बैठ ही जाओगे। अब आपको यूँ बोल दिया जाए भाई पूरा दिन 10⁻⁻15 रेंज के अंदर बैठना है, तो बैठ जाओगे, कोशिश तो करेंगे लेकिन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनको भी क्या है, अपनी रेंज से बाहर जाना है, और पता है इनको कि बाहर जाते ही हम क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, बाहर जाते ही हम क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। लेकिन उसके बावजूद ये उससे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो इसको बाहर जाने के चक्कर में क्या होता है, इनका यही होता है जो हमने लिख रखा है, मास डिफेक्ट होता है। न्यूक्लियस बनाने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ लाना पड़ता है ना, लेकिन एक साथ लाने के लिए क्या होगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, इस मास डिफेक्ट से। कोई भी चीज़ अगर एक साथ बैठी है, इकट्ठी है, कंबाइंड है, तो उसमें क्या होगा, उसका मास लूज होगा, वो कुछ ना कुछ मास क्या करेगा, लूज करेगा। उसी मास को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं।
उसी मास को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। और यही मास डिफेक्ट हमारा कहाँ यूज होता है, यही मास डिफेक्ट को हम कहाँ यूज करेंगे भाई, इनको इकट्ठा बिठाने के लिए जो एनर्जी हमने लगाई उस एनर्जी के रूप में, उस एनर्जी का नाम होगा बाइंडिंग एनर्जी, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे। इनको बांधने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिएगी उस एनर्जी का नाम क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन से बताती हूँ मैं आपको। व्हेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइंस टुगेदर, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करते हो, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक जगह बिठाने के लिए रखते हो, इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यूक्लियस, क्या बनाएगा अपने, न्यूक्लियस बनेगा ना। उस न्यूक्लियस को बनाने के लिए हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इसके अंदर बिठाना है। इसी प्रोसेस के अंदर सम मास गेट्स लॉस्ट, कुछ मास का लूज होता है, कुछ मास डिफेक्ट होता है। ठीक है, एंड दिस लॉस्ट मास इज नोन एज मास डिफेक्ट, और इसी मास के लूज को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। दोबारा सुन लो भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक इधर बिठा के रखना है, इनको बाहर जाना है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको वापस अंदर बिठाना है। और उसको अंदर बिठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। जो एनर्जी कहाँ से आएगी, इस मास डिफेक्ट से आएगी। जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ से एक मेन पॉइंट जो बन के आता है भाई, मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही होगी। ये याद रखना, पहला पॉइंट आप लोगों के लिए, कि जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट हुआ है किसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठा बिठाने के लिए, जितना ज़्यादा हमने मास डिफेक्ट किया, जितना ज़्यादा मास का लूज हुआ, उतनी ही ज़्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। क्लियर। और देखो ये बात यहाँ लिख भी रखी है भाई, मोर इज द मास डिफेक्ट, जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम इज मोर, एटम की स्टेबिलिटी भी उतनी बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा मास का डिफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उस एटम की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक तो 2 बच्चों को अंदर बिठाना है, पूरी की पूरी एनर्जी तुम उस पर लगाओगे। एक 10 बच्चों को बिठाना हो तो कहने का मतलब क्या है, जितने ज़्यादा शॉर्ट रेंज के लिए होंगे, जितने ज़्यादा उतना ही क्या होगा, जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा हम बाइंडिंग एनर्जी लगा सकते हैं। और जितनी ज़्यादा एनर्जी लगा के उनको बिठाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी उसकी एटम की स्टेबिलिटी में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले यही मैं एक बात और क्लियर करती हूँ, स्क्रीन पे एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। हीलियम है हमारा, है ना, उससे पहले इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। Mc और Ma, 2 बात आपको दिख रही हैं। ये तो मास डिफेक्ट है, डेल m अभी पढ़ के आए हैं। किसके इक्विवेलेंट होता है, कैलकुलेटेड मास में से माइनस कर दो उसके एक्चुअल मास को, कैलकुलेटेड मास में से उसके एक्चुअल मास को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा क्या निकल के आता है भाई, मास डिफेक्ट निकल के आता है ना। अब एक्चुअल मास क्या है, एक एग्जांपल ले लो हीलियम का, ये है ना, लेकिन एक तो इकट्ठा है, इसमें से मास डिफेक्ट हो जाएगा। एक जगह एक तराजू पे रख लो इसको, ये रख लिया, और यहाँ कहीं हमने अलग अलग रख लिए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। जब हम अलग अलग निकालेंगे तो क्या होगा, मास का डिफेक्ट होगा ही नहीं। जब उसी चीज़ को हम इकट्ठा रख रहे हो, जब हम उसका एक्चुअल मास देखेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट हो जाएगा। और जब मास डिफेक्ट होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, हल्की होते ही ऊपर गई। अब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं जिनको हमने हीलियम के दोनों को अलग अलग निकाल लिया। भाई अलग अलग निकाल लिया कैलकुलेट करके, भाई एक का मास इतना है तो 4 का कितना होगा, इस टाइप से करके कैलकुलेटेड निकालते हैं ना। तो इन बातों से जो हम फॉर्मूला निकालेंगे
वो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? कैलकुलेटेड मास कैसे निकालोगे भाई? प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है यानी Z, और उसका मास, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और मल्टीप्लाई में उसका मास, साथ में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, साथ में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? n नहीं लिख रही, a माइनस जेड, a माइनस जेड, पूरा फॉर्मूला लिखने से पहले तुम्हें बताती हूँ। a माइनस जेड कैसे आया भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, रिमाइंड करो, ये हमारा एटॉमिक मास था, ये हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। तो प्रोटॉन्स में से हमने क्या किया? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है ना, उस एटॉमिक मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है a माइनस जेड के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और साथ में न्यूट्रॉन्स का मास। ये हो गया अपना कैलकुलेटेड मास भी, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है साथ में उस एक प्रोटॉन का मास, प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं साथ में उस न्यूट्रॉन का मास, माइनस कर देंगे क्या? एक्चुअल मास। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये आपका किस चीज़ का आया है? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला आया है। तो ये क्या होगा हमारा? मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। दोबारा देखिए इस फॉर्मूले को, कैलकुलेटेड मास हमेशा ज़्यादा होगा। अभी बताया आपको भाई, एक तो इकट्ठी चीज़ कोई है, ठीक है, एक तो कंबाइंड करके कोई चीज़ है, हीलियम प्रोटॉन इकट्ठे ले रखे हैं आपने, ये 2He4, ठीक है, और एक साथ में अलग अलग लोगे, एक साथ में अलग अलग लेते हो दोनों का भाई, 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर करके 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने इधर कर दिया, ठीक है। जब अलग अलग लेंगे तो उसका मास ज़्यादा होगा, जब हम कम लेंगे, कंबाइंड लेंगे, तो उसके मास में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है, ठीक है। फिर वही जो कमी होती है वही अपनी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी के रूप में निकल के आती है। वही जो मास डिफेक्ट हुआ है, इसका जो मास लूज होता है, उसको हम क्या करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी के रूप में लेते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, उसमें ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। तो मास कैलकुलेटेड कैसे निकला? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं साथ में उसका मास, प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है मल्टीप्लाई विद न्यूट्रॉन के मास के साथ। एक्चुअल मास सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? मास डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अभी देख के आए हो कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो देखिए एक एग्जांपल से बताते हैं ये चीज़। भाई यहाँ हमारे हीलियम का अगर एग्जांपल ले तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्या है देखो, 2He और 4, एटॉमिक मास कितना है? 4 है ना, और एटॉमिक नंबर कितना है? 2। एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो उतने ही हमारे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 4 में से 2 गए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने आए? 2। तो यही चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी इस एग्जांपल में। 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। साथ में कुछ बाइंडिंग एनर्जी जो इसके मास डिफेक्ट के टाइम पे निकली है भाई। जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट हुआ है उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी होगी। जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी और उतना ही ज़्यादा हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। अभी पढ़ के आए हो पीछे स्टेबिलिटी। अब अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, ये तो कंबाइंड था 2He4 का, अगर इसको अलग अलग निकालते हो, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और ये हमारा एक न्यूट्रॉन है भाई, ठीक है। और एक प्रोटॉन का आपने अलग निकाल लिया, ये प्रोटॉन हो गया और ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया।
अब जरा इन दोनों का मास आप बताइए, किसका मास ज्यादा होगा और किसका मास कम होगा? इसका मास कितना होगा? 4.0026 एटॉमिक मास यूनिट। अब इन दोनों का अलग अलग निकालोगे तो इनका मास आएगा 4.0330 एटॉमिक मास यूनिट। ये होगा इन दोनों का मास, ठीक है। और ये हमारा हीलियम का है भाई, ये हमारे हीलियम का मास है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको कंबाइंड कर रखा है तो इसका मास तो कम है, और इन दोनों का अगर हम अलग अलग करके निकाल रहे हैं तो इसका मास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर कंबाइंड निकाल रहे हो 2He4 का तो उसका मास कितना है? 4.0026 यूनिट, जो कि कम है किससे? जब हमने दोनों का अलग अलग निकाला। अलग अलग अभी वही पढ़ के आए ना, MC। ये तो क्या है? कैलकुलेटेड मास है भी, दोनों का हमने अलग अलग निकाला था कैलकुलेट करके। इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, साथ में उस प्रोटॉन का मास, और प्लस में कितना उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे, और साथ में न्यूट्रॉन का मास। कैलकुलेटेड है तभी तो ज़्यादा है, MC, है ना। और एक्चुअल है, ये हमारा एक्चुअल मास है। कंबाइंड बैठे हैं सभी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बातें कर रहे हैं बैठ के आराम से, है ना। तो ये तो हमारा क्या है? कंबाइंड है। तो कंबाइंड का मास हमेशा क्या होगा? यानी जो एक्चुअल मास होगा वो हमेशा क्या होगा? कम होगा कैलकुलेटेड मास से। यहाँ से मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करवाना चाह रही हूँ। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से क्या आया? अब जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी एनर्जी निकलती है। और इन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बिठाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी लगेगी, उसी एनर्जी का नाम हमारा क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। जितना ज़्यादा उनमें से मास निकलेगा, मास डिफेक्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी। क्लियर ये पॉइंट? आगे देखिए, व्हेन न्यूक्लियस फॉर्म्ड, जब न्यूक्लियस बनता है, अब उनको इकट्ठे बिठा रहे हो, एनर्जी तो लगेगी आपकी। अब एक न्यूक्लियस बनाओगे तो मास ऑफ न्यूक्लियंस, जो न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनका जो मास होगा फॉर्मिंग इट डिक्रीजेस, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द मास डिफेक्ट सप्लाइज द रिक्वायर्ड बाइंडिंग एनर्जी। यही पॉइंट अभी क्लियर करके आए हम कि भाई जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा वही क्या है? हमारी बाइंडिंग एनर्जी है। जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। मास डिफेक्ट सप्लाइज द रिक्वायर्ड बाइंडिंग एनर्जी। उसी बाइंडिंग एनर्जी को यूज कर रहे हैं हम जितना ज्यादा हमारा मास डिफेक्ट हुआ है। क्लियर ये पॉइंट? एक बार दोबारा देख लीजिए। व्हेन न्यूक्लियस फॉर्म, जब हम न्यूक्लियस को बना रहे हैं तो जो मास होगा न्यूक्लियंस का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या है? जो मास डिफेक्ट हुआ है डेल एम, वही मास डिफेक्ट को हमने किसके रूप में यूज किया? हमारी बाइंडिंग एनर्जी के रूप में। इसीलिए जितना ज्यादा मास का डिफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी। और यही एनर्जी हम यूज करते हैं किस चीज में? इनको इकट्ठा बिठाने के लिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बिठाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। अब जो एनर्जी है वही हमारी बाइंडिंग एनर्जी है। देखिए कैसे? मास एनर्जी, वो आइंस्टीन रिलेशन याद होगा, E = mc²। याद आया? एनर्जी मास रिलेशन जो है हमारा वो क्या कह रहा है? जो एनर्जी इक्विवेलेंट होगी वो किसके इक्वल होगी? मास डिफेक्ट के। यहाँ से आप कह सकते हो भाई इसको डेल m कह सकते हैं हम, इनटू में वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्क्वायर के, mc²। तो इसको आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? इसके साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको b लिख दो। ये हमारी क्या आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ये तो क्या है? द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जितना होगा उतनी ही हमारी क्या होगी? एनर्जी जो हम यूज करेंगे वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। बाइंडिंग मतलब उसको बांधने के लिए जो एनर्जी हमने यूज की है, ठीक है, वो हमारी किस रिलेशन से आई? E = mc² से आती है। नेक्स्ट देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्या चीज है भाई? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या है पहले तो वो देखिए। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही है ना।
भाई बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है डेल ई एक न्यूक्लियन की। पर न्यूक्लियन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के क्या होते हैं, एटॉमिक मास बनता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है। तो वही हमारी डेल ई बी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। बाइंडिंग एनर्जी यानी ये, ठीक है, जितना ज्यादा मास डिफेक्ट हुआ उतनी ही ज्यादा क्या हुई, हमारी बाइंडिंग एनर्जी निकली। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो, ए क्या है, उस न्यूक्लियन का एटॉमिक मास। वो आप ऑक्सीजन लो चाहे कार्बन लो, कुछ भी लो, मर्जी है। तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन यानी उसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी ए। इसकी जगह एक फॉर्मूला और कर सकते हैं हम, डेल ई क्या था, अभी पढ़ के आए थे, एम सी स्क्वेयर यानी डेल एम सी स्क्वेयर बाय ए। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उस न्यूक्लियन का एटॉमिक मास ए विच इज इक्वल्स टू जेड, सॉरी, विच इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारी डेल ई क्या थी, डेल ई क्या थी, एम सी स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू दिस। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इट इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या बताता है, हमारी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को, हमारी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को। यही पढ़ के आए हो ना अभी कि भाई जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, जितनी ज्यादा हमारी, ये लिख रखा है नीचे देखो पॉइंट, जितनी ज्यादा हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी पर न्यूक्लियन, उतनी ही ज्यादा क्या होगा, ग्रेटर विल बी द न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और बाइंडिंग एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब हमारा मास डिफेक्ट ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी और उतनी ही ज्यादा हमारी न्यूक्लियस स्टेबल होगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में और मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। और मैं एंड में यही कहना चाहूँगी आपसे कि आप हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारी जो आपके व्यूज़ हैं, जो आपकी सजेशंस हैं, वो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं। और थैंक यू वेरी मच।